हेलो बच्चों, आप लोग तैयार हैं हमारा आज का टाइटल सीखने के लिए, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक होने वाला है टॉपिक का और आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, लैटिस एंथैल्पी अगर सीखना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस एंथैल्पी को हम लोग एनर्जी के नाम से जानते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी वर्ड से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ये मान लीजिए। और ये जो लैटिस होता है, सबसे पहले इसका समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली लैटिस जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होता है। तो कौन से कंपाउंड के लिए? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो लैटिस का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। लैटिस का मतलब क्या होता है भाई? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस। मतलब समझते हैं, देखो आयनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म लैटिस। जैसे ये वर्ड आ जाता है लैटिस, दिमाग में एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है। कैसे स्ट्रक्चर आता है? अभी जैसे मैंने वहां पे लिख तो दिया है 3D अरेंजमेंट। अब 3D अरेंजमेंट, भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन से बना होगा, है ना। कैटायन और एनायन से बना होगा और वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ऑफ आयंस, है ना। तो उनमें जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा आपको एक लैटिस अरेंजमेंट दिखाता हूं, वो भी क्यूबिक। जब हम 12th में पढ़ते हैं तो हमें क्यूबिक अरेंजमेंट्स कई सारे देखने को मिलते हैं, जिनके कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे या फिर बॉडी सेंटर पे, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे एटम्स, मतलब सॉरी आयंस जो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स का कोई टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा कोई शेप या ज्योमेट्री नहीं होती है। इनमें क्या होता है? आयंस की अलग अलग लोकेशन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के आयंस का प्लेसमेंट दिखाया, कुछ गोले से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, कुछ आपके डार्क ये गोले से रिप्रेजेंट कर दिए, ये डार्क बॉल टाइप दिखा दिए। इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक अरेंजमेंट है और ये 3D अरेंजमेंट है आयंस का। मे भी हो सकता है ये आपका एनायन है, ठीक है, ये आपका एनायन है और ये आपका कैटायन सपोज करें, ठीक है। तो ये एक जो आपका जो अरेंजमेंट नजर आ रहा है आपको, जो ये अरेंजमेंट नजर आ रहा है, इसी को हम लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस। अब हुआ ये, इसी लैटिस से रिलेटेड है हमारी लैटिस एंथैल्पी। देखो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से है कि भाई हो सकता है गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन। देखो लैटिस एंथैल्पी बताने के लिए सबसे पहले लैटिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर आनी चाहिए। अब लैटिस बनाने के लिए गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं हमें आयोनिक कंपाउंड का लैटिस मिलेगा, ठीक है। लैटिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अभी छोटी सी इंफॉर्मेशन दें, यहां पे लैटिस बना है। एनर्जी को, लैटिस एंथैल्पी को दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एक लैटिस फॉर्म होते टाइम हम बता सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका लैटिस है और आप लैटिस को कन्वर्ट कर रहे हैं आयंस में। देखिए, तो दो केसेस में आप दो तरीके से आप लैटिस एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं। आइदर इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस फ्रॉम इट्स gaseous ions, or you can also explain it from lattice to into gaseous ion। मतलब हम लैटिस फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं या लैटिस ब्रेक होने की बात कर सकते हैं। तो पहले मैं फॉर्मेशन की बात बताता हूं आपको। देखो होता क्या है, यहाँ पे गैसियस आयंस फ्री हैं, दे आर इन फ्री स्टेट। और जब ये फ्री स्टेट में है तो ये क्या है? हायर एनर्जी में है। कैसी एनर्जी में? हायर एनर्जी में। और जब ये आपस में जुड़ चुके हैं, जैसे 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन, बहुत सारे आपके A+ यानी कैटायन और B- एनायन है, ठीक है। ये आपस में जब जुड़ के इकट्ठे एक साथ आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाती है? कम। ये एनर्जी
यानी कि इस स्टेट में आयंस की एनर्जी क्या है, लो। अभी भी ये आयन की फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, बट ये सॉलिडिफाइड हो गया, सॉलिड स्टेट में आ चुके हैं। पहले वो बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग थे, अब वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं ज्यादा एनर्जी से कम की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा एनर्जी से हम कम की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जब लैटिस बन रहा होगा, इसका सीधा मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी कभी 1 मोल आयनिक कंपाउंड का लैटिस फॉर्म होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसको आप ए और बी कंसीडर करके समझ सकते हैं। तो जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का लैटिस बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, लॉस होती है, लिबरेट होती है, ठीक है, वही एंथैल्पी बच्चे क्या कहलाती है, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी को नॉर्मल मैं आपको लिख के दिखाता हूं, कैसे आप समझाएंगे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, लैटिस एंथैल्पी। चलिए लिखते हैं, लैटिस एंथैल्पी का मतलब it is the energy released when lattice of 1 mole of ionic compound, ठीक है, लैटिस ऑफ किसका लैटिस भाई, लैटिस ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड is formed from its gaseous ions, ठीक है। ये छोटी सी बात रिकॉर्ड करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई लैटिस एंथैल्पी वो अमाउंट होता है एनर्जी का जो लिबरेट हुआ, जो रिलीज हुआ। कब रिलीज हुआ, जब गैसियस आयन से लैटिस फॉर्म हुआ किसी आयनिक कंपाउंड का। तो मतलब लैटिस फॉर्मेशन अगर होती है तो एनर्जी लॉस होती है। तो इस रिएक्शन की मैं लैटिस एंथैल्पी अगर लिखता हूं, और ये प्रॉपर्टी आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स की होती है, कोवलेंट की नहीं होती, ठीक है। लैटिस कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं इसको लैटिस एंथैल्पी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे होगा, ये नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी होता है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी कभी कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस होता है तो एनर्जी में चेंज आता है। तो डेल्टा एच यहाँ एंथैल्पी का साइन है, और ये जो एनर्जी यानी एंथैल्पी जो हम पढ़ रहे हैं वो लैटिस के, तो डेल्टा लैटिस एंथैल्पी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है। फटाफट इसे नोट करें और अच्छे से चेक करें एक बार। हाँ बच्चों, आपने चेक किया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। यानी लैटिस बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, और जितना ताकतवर लैटिस बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा, ध्यान दीजिए, आयंस जितने स्ट्रांगली आपस में जुड़े रहेंगे, अच्छा लैटिस बनेगा, अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है छोटी सी बात, ठीक है। अब इसी लैटिस एंथैल्पी को हम अपोजिट तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे था, चलिए वो कैसे था, वो इसका उल्टा कैसे था, देखो उसका उल्टा ये, ठीक है। इस बार हम उल्टा डिफाइन कर सकते हैं। अब भाई अगर आप ऐसा करें कि इस बार लैटिस फॉर्मेशन की बजाय इसका अपोजिट डेफिनेशन देते हैं, अपोजिट डेफिनेशन कि लैटिस हमारे पास है और उस लैटिस को हमें उसके गैसेस आयंस में बदलना है, मतलब उसको एनर्जी दे करके हम आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो सभी आयंस अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग आयंस हो जाएंगे मतलब जुड़े नहीं रहेंगे एक दूसरे से, बिल्कुल अलग, तो उनको कौन से फेज में दिखाते हैं, गैसेस फेज में, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी जो एंथैल्पी है वो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो एनर्जी बनते टाइम लॉस हुई थी वो आपको वापस देनी होगी, वो एनर्जी आपको वापस देनी होगी, जिससे कि आपका लैटिस कन्वर्ट हो जाए गैसियस आयंस में। क्लियर है। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, इस उल्टे प्रोसेस के लिए डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, तो आप जरा देखें लैटिस एंथैल्पी कैसे डिफाइन करें, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो यहां पे लिखा है ना, इसको चेंज कर दो, एनर्जी रिक्वायर्ड
क्या करने के लिए when lattice of 1 mole of ionic compound, when lattice of, तो इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, यहां पे हम इसको बदल ही देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट lattice of 1 mole of ionic compound into its gaseous आयंस, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी देंगे तब वापस गैसियस आयंस मिलेंगे, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब सीधा हुआ जब लैटिस फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो लैटिस को तोड़ेंगे, ये तो तोड़ना हो गया ना भाई, एक लैटिस था उसको हमने ब्रेक किया है ना, एनर्जी दी और वो इनमें टूट गया, कैरेक्टरिस्टिक जो भी इसके पर्टिकुलर आयंस थे उसमें क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो जो ब्रेक करेंगे, लैटिस को तोड़ेंगे, तो प्रोसेस हमारा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अब सवाल ये उठता है कि लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो भाई लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने का कोई भी सीधा या डायरेक्ट मेथड नहीं है, हम इसको बॉर्न हावर्ड साइकिल के अकॉर्डिंग, यानी बॉर्न हावर्ड साइकिल से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा बॉर्न हावर्ड साइकिल किस तरीके से बनाते हैं और कैसे लैटिस एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते ये हैं कि हम ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा आयोनिक कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा और किसकी लैटिस एंथैल्पी कम, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये चेक करते हैं, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, एक बार लिख लें जल्दी से, फिर मैं आपको सिखाता हूं लैटिस एंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। आपने नोट कर लिया, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक। तो ये हिस्सा हटा देते हैं। अभी देखते हैं कि किन फैक्टर्स पे हमारे आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है, और ये भी देखेंगे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो भी अगर फैक्टर की बात की जाए तो जरा देखो, लैटिस बना कौन रहा है, लैटिस आयंस बना रहे हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन आपस में जुड़ करके, बहुत सारे कैटायन एनायन जुड़ करके वो लैटिस, वो ग्रुप, वो जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, जिसकी अपनी शेप, स्ट्रक्चर कुछ भी पर्टिकुलर जो है ना हो सकती है। तो इस हिसाब से जो उनके बीच का जो कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जितना ज्यादा होगा, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर उसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने वाले उस कंपाउंड के जिसके चार्जेस आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो हम पहला तो फैक्टर यहाँ पे बता सकते हैं, चार्जेस ऑन आयंस, ठीक है। हम चार्जेस की बात कर सकते हैं। तो लॉजिकली यहां पे मैं आपको बताऊं, लार्जर द चार्ज ऑन आयंस, स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है, आयंस के बीच, ठीक। तो कह सकते हैं लैटिस एंथैल्पी is directly dependent on, yes, charges on ions। अब इसका Q1 मतलब ये Q1 चार्ज का, ये Q2 चार्ज का, तो लिख सकते हैं Q1 और Q2 का मल्टीपल, दोनों चार्जेस का मल्टीपल। तो लार्जर द चार्ज ऑन आयंस, स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, leads to high लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, लॉजिकली ज्यादा होगी। एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaCl का, एक एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। या हम यहाँ पे कंपैरिजन अगर एक ही पीरियड से कर लेते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसके अलावा भी अगर कोई और दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं, लेट्स से वी हैव अ सिंपल एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड्स है हमारे पास। अब ये मैं चार्जेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देखो यहां पे +1 -1, ये आपका +2 पर क्लोरीन -1, यह +2 -2। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो Q1 और Q2 का जो मल्टीपल होगा वो 1 यूनिट आएगा, ये 2 यूनिट आएगा, और यहाँ पे देखिए
4 यूनिट आई। देखिए Q1 मतलब ये पहला चार्ज, ये दूसरा, ठीक है। यहाँ पे मोनोवैलेंट आयंस हैं, दोनों मोनोवैलेंट आयंस है ना, ठीक है। तो मोनोवैलेंट का मतलब हुआ सिंगल चार्ज है, ठीक है, +1+1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोनोवैलेंट है, दोनों मोनोवैलेंट आयंस हैं। यहाँ पे आपका क्या है, एक बाईवैलेंट है और एक आपका मोनोवैलेंट आयन है। यहाँ पे आप देखो एक आपका बाईवैलेंट है या डाइवैलेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा भी आपका क्या है, बाईवैलेंट है, ठीक है। अब देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब मल्टीपल की अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा यहां होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड की, मतलब जिसमें Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं, फिर इनके बीच और फिर इनके बीच। मतलब लैटिस एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड की, उसके बाद MgCl2 की, उसके बाद NaCl की। मतलब फैक्चुअली अगर बताया जाए तो चार्जेस का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला फैक्टर ये है, और दूसरा फैक्टर इससे भी आसान है, जल्दी से नोट करें फिर आपको सेकेंड फैक्टर बताते हैं। लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना बहुत, मतलब कैलकुलेट नहीं, आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन वो हम बॉर्न-हार्बर साइकिल से सीखें। यहाँ आप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी का। नोट करें फटाफट, जल्दी से नोट करें, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपने यहां तक लिख लिया। अब मैं आपको देखो सेकेंड फैक्टर बताता हूं। भाई सेकेंड फैक्टर जो हम बताने वाले हैं वो कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो आयंस हैं आपके, ठीक है, इनके साइज के बेसिस पे, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। भाई साइज ऑफ आयंस का मतलब क्या, अब आप देख लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे चार्जेस हैं माइनस प्लस, वहीं पे अगर बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो कहा जाता है लैटिस बहुत अच्छा और ताकतवर लैटिस बनता है जब आयंस का साइज छोटा हो। कैसा हो, छोटा, क्योंकि जब छोटे साइज के आयन होंगे ना तो क्या होगा, जो वो ढांचा बनेगा, वो जो स्टैकिंग हो रही है, जो आयंस का ग्रुप बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा आती है। तो बताया जाता है लार्जर द साइज ऑफ आयंस लोअर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the ions, ठीक है, hence lower will be lattice enthalpy। क्लियर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई इसमें एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। देखो दोनों में कैटायन तो एक ही जैसा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एनायन का, तो जैसे आपको पता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपका ब्रोमीन का साइज बड़ा है और जो आपका क्लोरीन है उसका साइज छोटा होने वाला है। तो इसमें अगर लैटिस एंथैल्पी का कंपेयर करोगे ना तो इसकी ज्यादा होगी जिसमें आयंस का साइज छोटा है। सो इसकी लैटिस एंथैल्पी हायर होती है, हायर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। आपसे वैल्यू की बात नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करते हैं तो इसकी करीब 758 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि इसकी 752 किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कंपैरिजन इजीली हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल के साथ देखें, सपोज वी हैव लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। देख सकते हैं आप फ्लोराइड और आयोडाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है आयंस में, तो आप देख सकते हैं इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, मोर लैटिस एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड पार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे वाइडली 2 फैक्टर्स हैं। क्यों भाई, ये साइज का फैक्टर क्या है, तो लैटिस एंथैल्पी एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ आयन से, देखिए डिस्टेंस बिटवीन आयंस से इनवर्सली वेरी करती है। इनवर्सली वेरी मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आयंस के बीच डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेकार होंगे,
पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और जब पुअर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए आयंस के बीच, तो भाई लैटिस तोड़ना बड़ा आसान है। ठीक है, लैटिस तोड़ना बड़ा आसान है, एंथैल्पी कम लगानी पड़ेगी, या यूं कहो लैटिस जब बन रहा होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके कैटायन और एनायन का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, मतलब साइज बड़ा है, अगर मैं इसको बहुत क्लोज भी रख देता हूं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से पास पास रखता हूं, देखो, ठीक है, तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात अगर की जाए और इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो साइज जो होता है बढ़ने से आयंस के बीच दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, सिंपल और लॉजिकल लैटिस एंथैल्पी को खत्म करने के लिए, यानी कि साइज का फैक्टर हो गया एक, और एक आपका चार्ज का फैक्टर हो गया। ठीक है, आपने दोनों फैक्टर सीखे। अब हम देखते हैं कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की, तो कौन कौन से नए नए कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं, मतलब ज्यादा लैटिस एंथैल्पी से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया। तो अब हायर लैटिस एंथैल्पी जो है उसकी वजह से क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखो फटाफट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैटिस एंथैल्पी। तो ये देखिए भाई, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से कॉन्सिस मतलब क्या रिजल्ट्स हैं, क्या परिणाम होने वाले। ठीक है, तो भाई अगर किसी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, तो एक सबसे ज्यादा जिस प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है वो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये भाई आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हम ज्यादा बताते हैं, ठीक है, उसका मेन कारण है उनकी हाई लैटिस एंथैल्पी होने का। मान लीजिए दो कंपाउंड्स आपको दिए हैं और पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होने वाला है, तो आप छट से क्या करें, निकालें कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। जिस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैटिस एंथैल्पी में पहला, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरा फैक्टर, अगर लैटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा है, आपको पता है आयनिक कंपाउंड वाटर में झट से सॉल्युबल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है, तो अब ऐसे में अगर उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो देखा जाए, अगर लैटिस एंथैल्पी दो कंपाउंड्स के कंपेयर कर रहे हो, एक की कम है और एक की ज्यादा, अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो लो सॉल्युबिलिटी, जिस कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा वो कंपैरेटिवली टू अनदर कंपाउंड, ठीक है, क्या होगा, लो सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, है ना, तो ये वाला एक अगला फैक्टर हो गया। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं भाई, जब लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो ताकतवर लैटिस बनेगा, तो ऐसे में आयनिक कंपाउंड स्टेबल हैं। ठीक है, हाई लैटिस एंथैल्पीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर स्टेबिलिटी या मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी का कारण भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन लॉजिकल पार्ट है, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाना या कम सॉल्युबिलिटी होना या ज्यादा स्टेबिलिटी रहना, ये मेन कारण है किसके, ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होने के। तो जब भी कभी आपसे 2 या 3 कंपाउंड देकर के ये पूछा जाए कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा पानी में, कौन ज्यादा स्टेबल है, या कहा जाए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप कंपैरिजन कर लें उनकी लैटिस एंथैल्पी का साइज के बेसिस पे। ठीक है, साइज लैटिस एंथैल्पी
पे आप साइज के बेसिस पे और कहीं ना कहीं डिस्टेंस, इससे साइज मतलब रेडियस की बात कर रहा हूं, और मल्टीपल ऑफ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बेसिस पे आप लैटिस एंथैल्पी का पता लगा सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन की, ये नोट करें, अब फिर मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं, हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी।